अच्छा, बेसिकली ये साइड पे ना रिकॉर्डर लगा हुआ है। सो इसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रीन पे ये रेड डॉटेड लाइन नजर आएगी। बाकी इसको मैं उठा के साइड पे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनद दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम लोगों ने आज के सेशन में क्या चीज़ देखनी है? एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। एग्जिस्टेंशियल नॉलेज पहले समझते हैं क्या, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे। 4 थीम है आज के। सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज का हमने 4 थीम कवर करने हैं। वो लोग जिन्होंने पहले वाली वर्कशॉप ली हुई है उनके लिए ईज हो जाएगी, चीज़ों को समझने की काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो न्यू टर्मिनोलॉजीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फिलोसफीज उनको समझनी नहीं पड़ेंगी। वो सारी की सारी पार्ट हैं उनके लिए, और वो समझना ज़रूरी है एग्जिस्टेंशियल नॉलेज में। तभी एक सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल नॉलेज डेवलप होगी। एंड लेआउट थी। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ना, अगर किसी को कोई कनेक्शन का इशू हो, किसी को स्क्रीन नहीं नजर आ रही, किसी को आवाज नहीं सही से आ रही, कोई भी इशू आता है तो बता दीजिएगा। और अगर कोई इशू कंसिस्टेंटली आ रहा है और मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरा कनेक्शन हिल गया, तो मुझे पर्सनल में डीएम कीजिएगा, तो फिर मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। बस 2-3 मिनट रुकते हैं, अजान हो रही है।
अच्छा जी। तो मैं सारे रूल्स बता रहा था ग्रुप की मीटिंग किस तरह से होगी ये वाली। तो इस तरह से है कि चार थीम्स हैं, हम उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ जो सारी अ, हमारी रिसर्च है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी जहाँ तक बात है, वो लोग जो नहीं अटेंड कर पाए आज, उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो उनको फायदा हो जाएगा। वो लोग जो लाइव हैं उनको सेशन के एंड तक, सेशन के एंड पे टाइम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वो अपने क्वेश्चन आंसर क्वेरीज या जो भी उनकी डिस्कशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसको हम आगे चेक करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग कवर करने लगे हैं एग्जिस्टेंशियल नॉलेज को। अच्छा, दो वर्ड हैं, कीवर्ड्स, एग्जिस्टेंस और नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज का पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने लास्ट वाले रिकॉर्डिंग्स में कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज बेसिकली एक ऐसी डायरेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन को अलाइन कर दे साथ में, या इंफॉर्मेशन जो कि एक डायरेक्शन के साथ अलाइंड हो, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, इसके बाद नॉलेज बनता कैसे है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। पैटर्न होते हैं, पैटर्न के बाद डाटा होता है, डाटा के बाद हमारे पास अ, सारे इंफॉर्मेशन की डायरेक्शंस बनती हैं और इंफॉर्मेशन फिर किसी एक डायरेक्शन में अगर इंस्टॉल किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वो नॉलेज है। ये तो थी इंग्लिश में डेफिनेशन। इसको आसान करके मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग सबके सब कोशिश करें कि आप लोगों के पास पेन पेंसिल नोटपैड या कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, लेकिन अगर जैसे जब बंदा अपने हाथ से खुद लिखता है और साथ साथ सुन रहा होता है, उसके क्या होता है, दो मेंटल रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होते हैं जिनकी वजह से मेमोरी शार्प होती है और मेमोरी हमारी एम्पावर्ड होती है। ठीक है, शार्पनेस अलग चीज़ है, एम्पावरमेंट अलग चीज़ है। अच्छा जी, हमारे पास नॉलेज उर्दू में किसे कहते हैं? वजूद और उसके हाल का खबर। ठीक है, वजूद क्या है? वजूद बेसिकली ये एग्जिस्टेंस है। मेरा माउस होप्स के नजर आ रहा होगा। हाँ, नजर आ रहा है। अच्छा, एग्जिस्टेंस को उर्दू में कहा जाता है वजूद। ठीक है, और वजूद से मुतालिक जितनी भी खबर होती है ना, और वजूद के हाल से मुतालिक जितनी भी खबर होती है, वो वजूद का नॉलेज होता है। आलमे कायनात में, कायनात के किसी भी आलम में हम देखें तो एक वजूद ऐसा है जिसका हाल हमेशा हर सूरत में क्या रहता है? साकित रहता है। साकित भी नहीं सही वर्ड, असर रहता है, या एक कह लें प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट टाइम की अगर प्रेजेंट डायमेंशन को अगर हम एक्सपेंड कर लें और एक्सपेंड करते हुए उसके अंदर हम स्पेसिफिक मोमेंट को ठहरा दें, तो वो स्पेसिफिक मोमेंट जो ठहरा हुआ हो उसको हाल कहा जाता है। और जो वजूद एक वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद है जो कि हर हाल में, हर लम्हे में, हर ज़माने में, हर आलम में क्या है? वो हाल में है। ठीक है, या वो प्रेजेंट मोमेंट में है। बाकी जितने भी वजूद है ना, वो चाहे पास्ट में होंगे, वो हो सकता है वो फ्यूचर में हो, वो किसी न किसी टाइम के डायमेंशन में हो, टाइम की बाउंड्री के अंदर हो। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो टाइम के अंदर और टाइम के बाहर टाइमलेस है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस समझ में आ गई क्या चीज़ होती है वजूद। और नॉलेज कहते हैं वजूद के हाल की खबर को। जो एग्जिस्टेंस है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ विद इन डेप्थ कि वो क्या होती है। हर वो चीज जो वजद में हो, वजद कहते हैं जो हरकत में हो, जो हरकत कोई भी एक्शन का नाम है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस हर उस चीज का नाम है जो जरूरी नहीं है कि वो बीइंग हो या ना हो।
उसके लिए उसकी हरकत में होना ज़रूरी है, ठीक है? तो हमारे पास क्रिएट जितने भी इंसान है ना, वो एक किस्म का वजूद रखते हैं। जितना भी गैर इंसानी मखलूक़ात हैं, जैसे हैवानात हो गए, दरिंद परिंद हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या रखते हैं, एक टाइप की एग्जिस्टेंस रखते हैं। इसके अलावा इन सबको क्या कहा जाता है, क्रिएचर कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास एग्जिस्टेंस है वो है क्रिएशन की। क्रिएशन वो चीज होती है जिसके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह ताला उसके अंदर जान डालेंगे, या उसको इस्तिताअत की तौफीक देंगे, उसको बोलने की, उसको कलाम की तौफीक अता फरमाएंगे, ठीक है? तो वो दूसरी मखलूक है अल्लाह ताला की, वो क्या है, क्रिएशन। और एक पहली चीज क्रिएटर, ठीक है? क्रिएटर, क्रिएशन और क्रिएचर, ये तीन चीजें हैं जो एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं, जो जाहिर और बातिन में पोशीदा हैं। अब वल्लाह आलम जाहिर और बातिन के अलावा कौन से रेल्म होते हैं, ठीक है? हमारे पास ये नॉलेज की एग्जिस्टेंशियल नॉलेज को समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे समझ में आएगा कि क्यों एग्जिस्टेंशियल नॉलेज जो है वो मदर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस है, ठीक है? जो सबसे अफजल वजूद है वो अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला के ही वजूद से ही सारे उलूम निकलते हैं, अल्लाह ताला के ही वजूद से बाकी सारे इल्म जो हैं वो अम, नूर में चेंज होते हैं, बाकी सारे इल्म को जिंदगी मिलती है, बाकी सारे उलूम एब्स्ट्रैक्ट शेप से प्रैक्टिकल शेप में या कंक्रीट शेप में कन्वर्ट होते हैं, यानी हक की शेप में। अल्लाह ताला का अपना नाम भी हक है, अल हक, ठीक हो गया? हम आगे चलते हैं। आज हमने क्या चीज कवर करनी है, पॉलिटिक्स का थीम देखना है, फिलोसफी देखनी है, थॉट क्या होती है ये देखनी है, एग्जिस्टेंस क्या होती है ये देखनी है, चारों इन द मेन चैप्टर ऑफ एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, ठीक है? हमारे पास सबसे पहले पॉलिटिक्स को समझते हैं। पॉलिटिक्स बेसिकली होती है एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस जो कि पावर को अटेन करने के लिए हो, या फिलोसफी को प्रोपगेट करने के लिए हो। दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें, पावर भी और फिलोसफी भी, ठीक है? तब उसको हम, उस डायनामिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक? पॉलिटिक्स की ये सिंपल सी डेफिनेशन है, पावर और फिलोसफी का एक ऐसे डायनामिक प्रोसेस में होना। डायनामिक प्रोसेस क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंडर पावर और फिलोसफी एक साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो वो स्पेसिफिक सिस्टम क्या होता है, वो स्पेसिफिक सिस्टम रिजर्व करता है या प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, ठीक है? तो फिलोसफी बेसिकली हम कहेंगे वो डायनामिक स्टेप, वो डायनामिक सिस्टम, वो डायनामिक प्रोसेस जिसकी वजह से पावर इंटीग्रेट हो जाए फिलोसफी के साथ। ये कुछ बारी अल्फाज हैं, अब एक एक करके समझते हैं। पावर क्या है, फिलोसफी क्या है, और नेसेसिटी क्या है पॉलिटिक्स की। बेसिकली पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर जो है वो किसी ना किसी फिलोसफी के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी ना किसी नैरेटिव आइडियोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग मैथोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी हो उसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स और नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। हर स्ट्रक्चर, चाहे वो फैमिली का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे अराउंड, इवन कोई दरिंद परिंद का भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक पॉलिटिक्स चल रही है। और वो स्पेसिफिक पॉलिटिक्स क्या होती है, वो एक स्पेसिफिक फिलोसफी को पावर के साथ लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है? या कोई स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को पावर के साथ लेकर चल रहे होते हैं। जो हमारी पॉलिटिक्स है वो वन ऑफ द फोर कंपोनेंट ऑफ फोर ह्यूमन कैपिटल है, जो कि हम लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में समझ के आ चुके हैं इन डेप्थ के वो क्या क्या होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ पावर और फिलोसफी, ठीक है? पहले ये समझ लेते हैं पावर और फिलोसफी का आपस में ताल्लुक क्या है। इकबाल फरमाते हैं, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।
यानी अगर दीन से सियासत खत्म हो जाएगी तो फिर पीछे दीन में क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ चंगेजी। चंगेजी क्यों कहा जाता है इसको? चंगेज बेसिकली एक अ, मंगोल बादशाह था जो कि नाइलिस्टिक फिलोसफी के साथ था। नाइलिस्टिक फिलोसफी क्या होती है? नाइलिस्टिक फिलोसफी ये होती है कि बंदा इस चीज का इदराक शो करना शुरू कर दे कि उसके पास किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, और बहुत डिप्रेसिव वे में शो करे। ठीक है? तो वो अब हर चीज को अपनी नजर से, अपने अकल फहम के मुताबिक, अपने सॉल्यूशन के मुताबिक सॉल्व करेगा। ठीक है? तो ये एक नाइलिस्टिक फिलोसफी थी मंगोल्स की। उस मंगोलों का एक बादशाह था चंगेज। तो जब ये स्टेंजा यूज हुआ ना, जिस जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, तो इसमें बहुत कह लें डीप अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन की गई है कि अगर दीन से सियासत खत्म हो जाएगी, यानी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, तो दीन पीछे चंगेजी रह जाता है, या एक किस्म की नाइलिस्टिक फिलोसफी ही रह जाती है। तो ये एक रिलेशन है पावर का और पॉलिटिक्स का फिलोसफी के साथ। ठीक है? दीन क्या है? दीन एक बेसिकली फिलोसफी है। उसके बाद पावर जो है वो फिलोसफी के साइड बाय साइड नेसेसरी है। ठीक है? पावर कहते हैं हर ताकत के स्ट्रक्चर को। ठीक है? हर ताकत के पोटेंशियल को, हर ताकत और कुवत दोनों मीनिंग्स में लिया जा सकता है। एक मेटाफिजिकल मीनिंग है, एक हमारे पास फिजिकल मीनिंग है। दोनों किसी भी सेंस में कह लें डोमिनेंसी, किसी भी सेंस में कॉम्पिटेंसी, या किसी भी चीज की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं पावर। पावर हमारे पास चार किस्म की होती हैं जो बेसिक हैं, और वो चारों पावर हम अपनी रिकॉर्डिंग में कवर करके आ चुके हैं। फाइनेंशियल पावर है, फिजिकल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है। ठीक है? जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर है ना, वो रूल करती है बाकी के चारों के चारों पावर्स को, फाइनेंशियल को भी, पॉलिटिकल को भी, स्पिरिचुअल को भी। ठीक है? अगर कोई बंदा डम्ब है, इंटेलेक्ट नहीं है उसके अंदर, तो वो बाकी सारे जो पावर्स के स्ट्रक्चर हैं उनमें एक ग्रुप साइकोलॉजी या हार्ड फिलोसफी लेकर आएगा कि वो बाकी सबको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पावर लेकर आता है वो रीडिफाइन करता है अपनी इंटेलेक्ट की बेसिस पर पावर को भी, स्पिरिचुअल एनालिसिस को भी, स्पिरिचुअलिटी को भी, फाइनेंसिस को भी, फिजिकल स्ट्रक्चर्स को भी, फिजिकल पावर को भी। ठीक है? एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी पावर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल पावर बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर है पावर का। पावर किस तरह से प्रोवाइड करती है? इंटेलेक्चुअल पावर स्पेसिफिकली किस तरह से एक कोलेबरेशन, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, एक साथ ही साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है फिलोसफी की दो एस्पेक्ट से, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से। जो हमने चीज देखी ना, नॉलेज एक्विजिशन रूल्स में, हमने वो रूल्स देखे थे कि वो कौन से रूल होने जरूरी हैं जिसकी वजह से डिवाइन नॉलेज उतरना स्टार्ट हो जाता है। इस वाले सेशन में हम लोगों ने समझा कि नॉलेज की कौन सी वो सबसे पहली बुनियाद है जो कि हासिल करनी जरूरी है, वो एग्जिस्टेंस की नॉलेज। अब जिसके पास नॉलेज आता जाएगा उसका इंटेलेक्ट बढ़ता जाएगा, जिसका इंटेलेक्ट बढ़ता जाएगा वो अपने इंटेलेक्चुअल पावर को गेन करता जाता है, और जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर आती जाती है वो पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? इंटेलेक्चुअल पावर दूसरा काम क्या करती है? अंडरस्टैंडिंग देती है फिलोसफी की, जिसकी बेसिस पर वो एक रैशनल या एक अंडरस्टैंडिंग, एक मेथोडोलॉजी डिवाइस करते हैं, और अपने मसले को, अपने कोई भी मसला आ रहा है लाइफ का, कोई भी जिंदगी का मसला हो, चाहे सोसाइटी का मसला हो, कोई भी मसला है उसका हल निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पास किस चीज की? पावर की, और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल पावर की, कि वो हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फिजिकल पावर क्या है? फिजिकल पावर बेसिकली हमें फोर्सेस या मिलिट्री की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आर्म्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्किल सेट होता है जिसको एक्यूमेन या लीडरशिप या पोटेंशियल के थ्रू रन किया जाता है, और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को एक टारगेटेड डायरेक्शन में, एक टारगेटेड पर्पस के, हाँ, उनको अलाइन किया जाता है और उनको उनसे रिजल्ट्स मीट करवाए जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सी चार स्किल्स? लीडरशिप स्किल, एक्यूमेन और पोटेंशियल।
ठीक है। जो हमारे पास फिजिकल पावर है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम वर्ड व्यू रखते हों या ना रखते हों। फिजिकल पावर के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक विजन मैनेजमेंट रखते हों कि ना रखते हों। ठीक है, ये दोनों चीजें सेपरेट है। ना ही क्रिटिसिज्म इसमें जरूरी है, क्रिटिकलिटी भी जरूरी नहीं है फिजिकल पावर के लिए। जहां तक बात है बाकी के दो फाइनेंशियल पॉलिटिक्स की, तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, फाइनेंशियल पावर में हम जितने भी सिस्टम ऑफ फाइनेंसेस हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो वो सारे के सारे नैरेटिव कंट्रोल में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नैरेटिव कंट्रोल कह लो या फिलोसॉफिकल डोमिनेंस कह लो, दोनों एक ही चीज है। नैरेटिव कंट्रोल या फिलोसॉफिकल डोमिनेंस, ये सारे के सारे फाइनेंशियल पावर के थ्रू आते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्पिरिचुअल में हमारे पास आ जाते हैं मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस। और इसके अलावा स्पिरिचुअल में आ जाता है माइंड, बॉडी, सोल, कल्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब की स्पिरिट की, इन सब की अंडरस्टैंडिंग और इन सबको एज अ पावर यूज करना, या इन सब को इस तरह से अलाइन करना, इस तरह से यूटिलाइज करना कि इन सब की बेसिस पर डिवाइन पावर उतरना स्टार्ट हो। ठीक है, ये चार पावर के स्ट्रक्चर्स थे। पावर की होप्स हो के इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी बेसिकली कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, एक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स को, ठीक है, सेट ऑफ फंडामेंटल्स को, इसको ब्रेक डाउन करते हैं फिलोसफी को। फिलोसफी कहते हैं, फिलो कहते हैं लव को, फिलो कहते हैं विजडम को, फिलो कहते हैं लव को, सोफी कहते हैं विजडम को। ठीक है, बीच में कंफ्यूज हो गए थे। फिलो मीन लव, सोफी मीन विजडम। ठीक है, अब विजडम क्या है? विजडम बेसिकली एक इटरनल स्टडी होती है, एक इन डेप्थ स्टडी किसी भी चीज की, किसी भी चीज के मानी के सारे एस्पेक्ट्स देख लेना विजडम कहलाता है। जिसके पास जितने ज्यादा मानी की सतह होगी, मीनिंग्स होंगे, उसके पास उतनी ज्यादा क्या होगी? सोफी होगी, विजडम होगी। वो प्रॉब्लम को उतना ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है। फिलॉसफी जो है वो फुलफिल हो ही नहीं सकती विदाउट पावर। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, फिलोसफी को कॉम्प्लीमेंट करती है पावर। ठीक है, और पावर को कॉम्प्लीमेंट करती है फिलोसफी। विदाउट पावर देयर इज नो फिलोसफी, विदाउट फिलोसफी देयर इज नो पावर, या मीनिंग टू पावर, मीनिंग टू फिलोसफी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी देख लेते हैं। फिलोसफी की सिग्निफिकेंस क्या है? फिलोसफी बेसिकली प्रोवाइड क्या करती है? एक विजन प्रोवाइड करती है अपनी, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। एक विजन प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और एक पर्पस प्रोवाइड करती है। ये तीन चीजें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अगर इन तीनों की प्रॉपर फुलफिलमेंट हो तो एक पावर स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है, जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं, या हमारे पास जितने भी फलसफी लोग होते हैं, फलसफी हजरात होते हैं, या वो लोग जिन्होंने फिलोसफी पढ़ी होती है, वो बेसिकली उनकी जॉब क्या होती है इन द नेचर, इन द सोसाइटी, कि वो इंस्पायर करें पॉलिटिशियंस को या एक पॉलिटिकल माइंडसेट को, और ड्राइव करें अपनी फिलोसफी। अच्छा, तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी में तीन चीजें देखी, विजन, डायरेक्शन और पर्पस। अगले पे जाके देखते हैं, विजन, डायरेक्शन, पर्पस कहीं पे तो नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास विजन होता है बेसिकली वो एक कोई भी वजूद है उसकी बसीरत को कहा जाता है। वो किस चीज को कितने बड़े, कितने
किस प्रॉब्लम को कितने बड़े अपर्चर से देख सकता है, ठीक है, और उसका कितना बड़ा सोल्यूशन निकाल सकता है, इसको बेसिकली कहा जाता है विजन। विजन एक मेटाफिजिकल वर्ड भी है, यानी कि ये एक इनसाइट प्रोवाइड करता है, एक इंट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए वो लोग जिनके पास विजन आते हैं वो आम आदमी नहीं होते हैं, वो ट्रांसडेंटल लोग होते हैं, ठीक है। और अगर हम बड़ी रियलिटी से, बिगर पिक्चर से देखें तो विजन बेसिकली क्या चीज होती है। विजन खासकर अंबिया को आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वही आती है और वही के थ्रू विजन एक्सप्लेन किया जाता है उनको, ठीक है। वो एक विजन देखते हैं, एक सोल्यूशन का, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक है। तो उस विजन को वही कहा जाता है, रेवलेशन कहा जाता है। उसके अलावा वो किन पर आती है विजन, वो विजन आ सकती है नॉर्मल ह्यूमन पर भी आ सकती है, लेकिन वो उसकी फिल्ट्रेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन में काफी ज्यादा फिल्टर्स होते हैं जिनको कवर करने के बाद ही एक बंदा विजन को समझ सकता है, ठीक है। इनेट बिल्ड साइकोलॉजी जो ह्यूमन की है, उसके अंदर विजन देखना इंसान के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और उसको ऐसा डिजाइन किया गया कि वो, हर बंदे को ऐसा डिजाइन किया गया कि वो एक विजन को डिजाइन करे और उस विजन के ऊपर अपनी सारी वर्किंग करे। अच्छा, उस स्पेसिफिक वर्किंग को कहा जाता है डायरेक्शन। जो सेकंड चीज हमने फिलोसफी में देखना, उस स्पेसिफिक वर्किंग को जो एक खास सिम्त में जा रही है उसको डायरेक्शन कहा जाता है। और वो डायरेक्शन का जो एंड गोल है उसको पर्पस कहा जाता है। वो जो स्पेसिफिक पर्पस है, वो जो एंड पोजीशन है, उसको पर्पस कहा जाता है। वो पर्पस बेसिकली डिफाइन करता है कि एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, यानी क्रिएशन का मीनिंग क्या है, क्रिएटर का मीनिंग क्या है, और क्रिएचर का मीनिंग क्या है। थोड़ी सी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो साथ साथ नोट करते रहेंगे तो बाद में एक दफा जब गो थ्रू करेंगे तो ईज हो जाएगी। अच्छा जी, जो हमारे पास आ जाते हैं एंड रिजल्ट, उसको कहा जाता है पर्पस। वो पर्पस वाई है, वो उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस के व्हाट का, ठीक है, व्हाट एग्जिस्ट इन वाई। तो ये तीन चीजें हैं जो कि फिलोसफी से बेसिकली समझ में आती हैं, विजन, डायरेक्शन और पर्पस। अपनी एग्जिस्टेंस में फिलोसफी क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल्स है। फिलोसफी पावर के थ्रू फुलफिल होती है, ठीक है। और जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो इंस्पायर करते हैं पॉलिटिशियंस को, नेचर में उनका रोल ये है। अब वो नहीं कर रहे हैं तो वो सेपरेट बात है, ठीक है। फिलोसोफर्स का नेचुरल रोल ये है कि वो पॉलिटिशियंस को इंस्पायर करें और अपना नैरेटिव एम्पावर करवाएं, अपनी फिलोसफी एम्पावर करवाएं। आयमा कराम जितने भी थे, आयमा कराम से मुराद क्या है? आयमा कराम से मुराद है बेसिकली इमाम जितने भी गुजरे हैं। इमाम की प्लूरल को हम कहते हैं आयमा कराम, ठीक है। आयमा कराम जितने भी थे वो फिलोसोफर थे। इसमें एग्जांपल आ जाती है इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने रुश्द, इमाम इब्नुल कय्युम जौजी रहमहुल्लाह, अल फराबी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, आयमा कराम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फिलोसोफर्स होते हैं, ठीक है। यानी वो एक स्पेसिफिक फिलोसफी को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू विजन, थ्रू डायरेक्शन और थ्रू पर्पस, ठीक। ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, और सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी, नेसेसिटी ऑफ फिलोसफी, तीनों चीजें कवर हो गई। अब हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है फिलोसफी का कि बेसिकली होता क्या है। वजूद के समझने के तरीके को कहा जाता है, ठीक है। वजूद किस तरह से सोच रहा है, समझ रहा है, उसको कहा जाता है फिलोसफी। वजूद के समझने के तरीके को फलसफा कहा जाता है, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सिग्निफिकेंस देख कर आए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम इसकी तीन एलिमेंट्स देख कर आए हैं, और इसकी सबसे प्रोफाउंड चीज डेफिनेशन देख कर आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज है ब्रांचेस इसकी, ठीक है। इसकी ब्रांचेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। हम्म हमारे पास ना फिलोसफी की
ब्रांचेस कह लें, पिलर्स कह लें या क्लासिफिकेशंस कह लें, वो इस तरह से हुई हुई हैं। एपिस्टेमोलॉजी है सबसे पहले इसकी ब्रांच, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी करती क्या है? नेचर ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है। नॉलेज की नेचर यानी इल्म किस नेचर का है। अब मैंने जब ये क्लेम किया कि एग्जिस्टेंशियल नॉलेज जो है ये मदर ऑफ ऑल नेचर है, तो बेसिकली वो नेचर बता रहा है उसकी, ठीक है। तो वो एपिस्टेमोलॉजी, फिलोसफी के एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ाया जाता है, एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी है, इसके बाद हमारे पास मेटाफिजिक्स है। ये कुछ नाम हैं इसकी क्लासिफिकेशन के, सारे नोट कर लें एक साथ, और इसके बाद ना नेक्स्ट आने वाले सेशन में इंशाल्लाह इनको इन डेप्थ हम लोगों ने कवर करना है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखना है किस तरह से इनकी इवॉल्वमेंट हुई है। अच्छा जी, हमारे पास आ जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी सबसे पहले, नेचर ऑफ नॉलेज दूसरा, मेटाफिजिक्स दूसरा है, मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है ये वाला नॉलेज, यानी किसी भी नेचर, किसी भी एग्जिस्टेंस है उसकी नेचर किस टाइप की होगी। आइदर वो फिजिकल है, आइदर वो नॉन फिजिकल है, सुपर नेचुरल है, आइदर वो किसी भी तरह की है। तो हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है इसकी, वो क्या है? मेटाफिजिक्स। तीसरी ब्रांच इसमें कौन सी है फिलोसफी में? एथिक्स। एथिक्स क्या है? वो स्पेसिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद हमारे पास चौथी ब्रांच है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या करती है? आर्ट्स, ब्यूटी, नेचर को एक्सप्लेन करती है, नेचर की खूबसूरती को, नेचर के पैटर्न्स को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री कहा जाता है बेसिकली तारीख को। तारीख क्या चीज होती है? जो चीज पास्ट में हो उसको तारीख कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी चौथी ब्रांच जो है वो हिस्ट्री है। पांचवी ब्रांच है इसकी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कहा जाता है किस तरह से कौन से पावर स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाते हैं और किस तरह से फिलोसफी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर इसकी एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवीं ब्रांच है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन एक्सप्लेन करता है कि कोई भी फिलोसफी है उसके अंदर कौन कौन सी आइडियोलॉजी है, थियोलॉजीज हैं, और कौन कौन सी माइथोलॉजीज हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली ब्रांच, एटमोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, इनको हम इन डेप्थ कवर करेंगे। और आई गेस सिग्निफिकेंस भी हो गई। सिग्निफिकेंस में एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिग्निफिकेंस इसमें ये है, हमारे पास जितनी भी फिलोसफी है ना, वो डिवाइडेड किस तरह से है। हमारे पास ईस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफी है, ठीक है। ये दो मेजर फिलोसफीज हैं जो कि विद द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो गई, और ये एम्पावर होते होते आज हमारे पास इन द शेप ऑफ फिलोसफी एग्जिस्ट करती हैं। ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। ईस्टर्न में हमारे पास इंडियन है और एशियन है, इसके अलावा एंशियन ईस्टर्न है, वाइटनामीज है। इनकी कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास इंडियन में है ऑर्थोडॉक्स की फिलोसफी है, सार्मेनिज्म की फिलोसफी है, जैनिज्म की फिलोसफी है, बुद्धिज्म की फिलोसफी है, सिखिज्म की फिलोसफी है, ठीक है। इस तरह एशियन फिलोसफी में क्या आ जाएगी? चाइनीज की फिलोसफी आ जाएगी, कॉन्फ्यूशनिज्म आ जाएगी, लीगलिज्म आ जाएगी, ताओइज्म आ जाएगी, मूहिज्म आ जाती है, जापानीज, नॉर्थ कोरियन एक्सेट्रा, उनकी भी अलग से फिलोसफीज है। तो ये कुछ हैं ईस्टर्न फिलोसफीज। वेस्टर्न फिलोसफीज कौन सी हैं? जिसमें हमारे पास अ, वो सारी फिलोसफीज जो कि ब्रिटिश की हैं, वो सारी फिलोसफीज जो कि हमारे पास अमेरिका की है, वो सारी फिलोसफी जो कि हमारे पास रोम की फिलोसफी है, ग्रीक्स की फिलोसफी है, ठीक है। ये सारी की सारी ईस्टर्न और वेस्टर्न की डिवीजन्स हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि कितनी एक सिग्निफिकेंट चीज है फिलोसफी के। इसकी बेसिस पर जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, उनके ऊपर पावर स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, और उन पावर स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर पॉलिटिक्स की जाती है।
अच्छा, आगे के सेशंस में इंशाल्लाह हम लोग ये चीज भी देखेंगे कि हमारे पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न फिलोसफी क्या है, इवॉल्वमेंट टू मॉडर्न फिलोसफी क्या है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं फिलोसफी में। ठीक है, आई गेस ये फिलोसफी की बेसिक एक्सपोजर लेने के लिए काफी इंफॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं थॉट के ऊपर। कोई भी वजूद है ना, हम लोगों ने क्या देखा, वो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर के अंदर है। वो स्पेसिफिक पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फिलोसफी के थ्रू बना है। वो स्पेसिफिक फिलोसफी की बेसिस थॉट है। ठीक है, सोच। सोच जो है वो फलसफे की बुनियाद है। फलसफा बुनियाद है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी स्ट्रक्चर की, ठीक है, किसी पॉलिटिक्स की, सियासत की। ठीक है, हमारे पास जो थॉट है ना वो क्या है, थॉट कहते हैं इनर डायलॉग्स को, इमोशनल कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस सेट ऑफ पैटर्न्स को। ठीक है, थॉट को भी इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अपने पिछले सेशंस में। यहाँ पे हल्का सा टच करूंगा। इंसान का जो हकीकी वजूद होता है बेसिकली वो उसकी थॉट होती है। एक गुनहगार इंसान की थॉट ही गुनाह वाली होगी, एक नेक इंसान की थॉट ही नेक होगी। ठीक है, तो जो थॉट है वो ख्यालात के मजमूए का नाम है। जो ख्याल है वही इंसान का वजूद बन जाता है। इंसान की असल एग्जिस्टेंस जो है वो इंसान की थॉट है। थॉट, अब यहाँ पे एक चीज है जिसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि थॉट और इंटेलेक्ट सेम है। थॉट और इंटेलेक्ट जो है वो सेम चीजें नहीं है। थॉट सेपरेट चीज है, इंटेलेक्ट सेपरेट चीज है। ओके, 15 मिनट्स लेफ्ट हमारे पास। थॉट सेपरेट चीज है, इंटेलेक्ट सेपरेट चीज है। जो हमारे पास थॉट है ना वो बेसिस है इंटेलेक्ट की। इंटेलेक्ट प्रोसेसिंग करती है थॉट की। थॉट स्टिमुलस से आता है, इंटेलेक्ट जो है वो उस स्टिमुलस या पैटर्न्स के सेट को अंडरस्टैंड, रियलाइज या कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेक डाउन करने में असिस्ट करती है इंटेलेक्ट। ठीक है, इंटेलेक्ट कहाँ पर होती है, मॉडर्न डे की टर्म अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंटेलेक्ट जो है वो दिमाग में है। अहादीस से साबित होता है कि इंटेलेक्ट जो है वो दिल में है। ठीक है, खैर ये सेपरेट चीज है, ये हम जब रिलीजियस फिलोसफी कवर करनी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये चीज मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा और इसके सारे रेपरकशंस, इसके सारे के सारे परम्यूटेशंस वहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट की तरफ आ जाते हैं कि थॉट इंपॉर्टेंट क्यों है। थॉट, जो हमारी सोच है ना, सोच ही है वो मेन एलिमेंट जो या तो यजीद पैदा करेगी या हुसैन पैदा करेगी। ठीक है, या हक पैदा करेगी, हक का वजूद पैदा करेगी, या बातिल का वजूद पैदा करेगी। या और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सोच ही वो चीज है जो किसी इंसान के वजूद को कोई डायरेक्शन देती है। ठीक है, मूसा पैदा करेगी या फिरौन पैदा करेगी, नितिन या पैदा करेगी या हानिया पैदा करेगी। ठीक है, वजूद वो स्पेसिफिक टूल है थॉट का जिसके अंदर पूरी कायनात समाई हुई है। सोच के अंदर पूरी कायनात समाई हुई है। सोच, इसीलिए सोच जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, थॉट जो है वो इंसान की एब्स्ट्रैक्ट है। फिर से रिपीट करता हूँ, वजूद जो है वजूद जो है वो एक टूल है थॉट का। तो असल रियलिटी क्या है, थॉट है। और थॉट आ कहाँ से रही है, अगर इसकी ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की डिबेट है। थॉट बेसिकली हमारी ट्रू सेल्फ से आ रही होती है, हमारी रूह से आ रही होती है, और उसकी फिल्ट्रेशन हमारा स्पिरिट और हमारा कल्प करता है। ठीक है, एनीवेज, वजूद जो है वो टूल है थॉट के लिए। अगर थॉट करप्टेड होगी तो टूल करप्टेड डेवलप होगा और करप्टेड वजूद डेवलप होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि थॉट की कंपोजिशन किस तरह से होती है। एक चीज बहुत कॉमन, मैं बार बार जब भी अपने सेशंस करता हूँ उसमें ये चीज रिपीट करता हूँ, फ्रेंड फैमिली एनवायरनमेंट जो है ये बेसिकली कंपोजिशन फैक्टर्स होते हैं थॉट के। कंपोज करते हैं ये किसको, थॉट के स्ट्रक्चर को, फ्रेंड फैमिली एनवायरनमेंट।
यानी ये एक टाइप का लूप होल है, और इस लूप होल को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है? डिवाइन इंटरप्रिटेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। अंबिया आके फिर इस लूप होल को ब्रेक डाउन करते हैं। आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने अभी सारा का सारा बोला क्या है। जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा खानदान है, जो हमारा मुआशरा है, वो हमारी सोच पैदा करता है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, या वो हमारी सोच बनाता है। ठीक है, अब ये चीज कॉन्शियसली हो सबकॉन्शियसली हो, दोनों तरीके में वो हमारी सोच बना रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि कोयले वाले के पास बैठोगे तो कोयले की स्मेल आएगी, खुशबू वाले के पास बैठोगे तो खुशबू आएगी। ये क्या है? एनवायरनमेंट की एग्जांपल है कि एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से सोच पैदा करता है। फैमिली फैमिली जो है वो अगर फितरत पर होगी, यानी दीन पर होगी, सॉरी, अगर वो दीन पर होगी तो वो दीनी थॉट स्ट्रक्चर देगी। अगर वो दीन पर नहीं होगी तो वो नॉन सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करेगी, नॉन सिस्टमैटिक थॉट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास फ्रेंड्स हैं वो कुल्लुकुम रायुम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव। क़यामत के रोज क्या होगा? एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन होगा। ये कुरान पाक की आयत है। इसके अलावा कुरान पाक में और भी काफी सारी आयत हैं जिनसे पता लगता है, और अहादीस भी हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इंसान का दीन जो है वो इंसान के दोस्त पर है। जैसा उसका दोस्त होगा वैसी उसकी सोच होगी। दीन क्यों बना दिया वैसा? क्योंकि उस सोच ही ने कल को दीन बनानी है। तो थॉट की कंपोजिशन बेसिकली किन तीन फैक्टर्स से होती है? फ्रेंड, फैमिली, एनवायरनमेंट से। इन तीनों फैक्टर्स को याद रखिएगा। ये हमारे लास्ट का सेशन जो चैप्टर 9 आएगा ना, उसके अंदर बहुत डिटेल में हम इसको देखेंगे, और किस तरह से और किस बेसिस पर, किन फैक्टर्स की बेस पर फिल्ट्रेशन की जाती है फ्रेंड, फैमिली, एनवायरनमेंट को, वो सारा का सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने एक बात कही थी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में। पॉलिटिक्स बेसिकली डायनेमिक स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है। ठीक है, तो थॉट बेसिकली क्या करती है? थॉट वो डायनेमिक स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करती है। ठीक है, किस तरह से थॉट अपनी डायनेमिक्स जनरेट करती है? थॉट की डायनेमिक्स दो वेज से होती है। इस्लामिक थॉट जो है वो 3 वेज से होती है। जनरल थॉट जो है वो 2 वेज से होती है। वो कौन कौन सी डायनेमिक्स हैं दोनों? एक शार्पनिंग ऑफ द थॉट है, एक प्यूरिफाइंग ऑफ द थॉट है। ठीक है, एक थॉट किस तरह से शार्पेंड होती है, दूसरा किस तरह से प्यूरिफाई होती है। ठीक है, तो इसकी डेप्थ में अगर मैं गया, 1 मिनट, एग्जिस्टेंस रहेगी लास्ट चीज। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? 9 मिनट है, बहुत है। अच्छा जी, जहां तक बात है ना, सॉरी, अच्छा, जहां तक बात है हमारे पास थॉट के डायनामिक्स की, तो वो 2 वेज में होती है। किस थॉट किस तरह से शार्पेंड होती है और किस तरह से प्यूरिफाई होती है, ये 2। लेकिन थर्ड फैक्टर जो है, जो इस्लामिक थॉट में आ जाता है, वो है यूनिवर्सैलिटी ऑफ थॉट। इस्लाम अपनी यूनिवर्सैलिटी ऑफ थॉट भी प्रोवाइड करता है साथ में। वो सेपरेट एलिमेंट है, जब हम रिलीजियस फिलोसफी को कवर करेंगे तो वहां पर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर 2 बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। शार्पनेस क्या होती है और प्यूरिफिकेशन क्या होती है? शार्पनेस कहते हैं किसी भी चीज की तेज धारी को, हाउ शार्प इट इज, हाउ पावरफुल इट इज, हाउ स्ट्रेंथ इट इज। ठीक है, इंटेलेक्चुअली थॉट का शार्प होना बहुत जरूरी है। गलत थॉट भी शार्पेंड होती है। ठीक है, गलत थॉट भी शार्पेंड हो सकती है। थॉट गलत शार्पेंड भी हो सकती है अगर हमारी अपनी थॉट सही नहीं है, लेकिन वो हमने उसको उसके ऊपर इतना काम किया हुआ है, उसको इतना प्रैक्टिस के थ्रू, वर्क 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 के थ्रू गुजारा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी? वो शार्प तो हो जाएगी, लेकिन प्यूरिफाई है कि नहीं वो सेपरेट बात है। ठीक है, तो शार्पेंड थॉट गलत भी हो सकती है। हमारे पास जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी सेकुलर्स हैं, उनकी थॉट हमसे ज्यादा, एक एवरेज मुसलमान से ज्यादा उनकी थॉट ज्यादा शार्पेंड है। ठीक है, इसके बाद होना ये ऐसा होना चाहिए था कि मुस्लिम की थॉट ज्यादा शार्पेंड होती।
थॉट के शार्पेंड होने का मतलब ये है कि वो पावरफुल हो, वो स्ट्रेंथन हो, इंटेलेक्चुअली भी, वो फिलोसॉफिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, सेल्फ एफिकेसी के थ्रू भी, सेल्फ के तीनों फैक्टर्स के थ्रू, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एंड्योरेंस, ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है, वो स्ट्रेंथन हुई भी हो। और ना सिर्फ थॉट की डायनामिक्स में ना सिर्फ थॉट स्ट्रेंथन हुई भी होनी चाहिए, यानी शार्प होनी चाहिए, थॉट का प्यूरिफाई भी होना चाहिए। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? क्लींज्ड होनी चाहिए, तज़किया हुआ हुआ होना चाहिए उसका, या उसको उसका तसव्वुफ हुआ हुआ होना चाहिए। तसव्वुफ का मतलब ये होता है कि साफ हुई भी हो, इदराक हो, ठीक है, किस बात का? कि वो थॉट हमें क्या चीज है, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी कि नहीं प्रोवाइड करेगी। आगे चल के वही चीज आ रही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आइदर वो थॉट हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि नहीं, वर्ड व्यू प्रोवाइड करती है कि नहीं, डिसीजन लेने में मदद देती है कि नहीं, एथिक्स में बिल्ड आउट करती है कि नहीं, ठीक है। तो वो थॉट की डायनामिक्स में ये चीज है कि थॉट का ना सिर्फ स्ट्रेंथन होना चाहिए, शार्पन होना चाहिए, बल्कि उसको साथ ही साथ प्यूरिफाइड भी होना चाहिए। अब हम आज के सेशन की लास्ट चीज की तरफ आते हैं। लास्ट थीम जो हमारा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस, वजूद, इसकी रियलिटी को हम सेशन के स्टार्ट में समझ के आ चुके हैं। हम अब सेशन के एंड तक इस बात तक पहुंच चुके हैं कि थॉट बेसिकली जो है वो एग्जिस्टेंस की रियलिटी है, ठीक है। तो जो थॉट, द ट्रू रियलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, द ट्रू सेल्फ या सोल कह लें उसको, द सोल, द राइट एसेंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस इज द थॉट, ठीक है। और जो थॉट है ना, बेसिकली वो प्रोवाइड करती है ये चार चीजें, जो कि बहुत नेसेसरी चीजें हैं। अगर थॉट ये चारों चीजें प्रोवाइड करेगी तो तब ही वो स्ट्रेंथन होगी, वो तब ही शार्प होगी, वो तब ही प्यूरिफाइड होगी, ठीक है। वो चारों चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज, वर्ड व्यू। थॉट जो है ना वो शेप करती है वर्ड व्यू को, ठीक। वर्ड व्यू कहते हैं एक आदमी का किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको कितने बड़े अपर्चर और कैनवस के साथ वो रियलाइज कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, और उसका कितने बड़े अपर्चर या कैनवस के साथ इदराक कर लेता है, फहम ले लेता है, ठीक है। उसको कहते हैं वर्ड व्यू। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन वर्ड व्यू की मैंने एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह आगे के जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे वर्ड व्यू के ऊपर ही होने वाले हैं हमारे। एग्जिस्टेंशियल नॉलेज इन जनरल है ही वर्ड व्यू। अल्लाह ताला का एक नाम है अज़ाहिर, दूसरा नाम है अल बातिन, यानी जाहिर में जो कुछ है वो भी और बातिन में जो कुछ है वो भी अल्लाह के जलवे से है, ठीक हो गया। तो जब अल्लाह ताला के ही जलवे से नूर और जुलुमात हैं, अल्लाह ताला के ही जलवे से हर चीज है, जाहिर और बातिन है, तो जाहिर और बातिन में मौजूद चीजें समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हदीस में आता है, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, जिसने अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी थॉट को रियलाइज कर लिया, उसने बेसिकली क्या किया? अपने रब का इदराक कर लिया, अपने रब का उर्फ ले लिया। मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, उसने अपने रब का उर्फ ले लिया, ठीक है। जो हमारे पास रब का उर्फ है वो सबकॉन्शियस मीनिंग में जाहिर और बातिन की रियलिटी को समझ आ जाना है, ठीक है। यानी एक तरह से वर्ड व्यू की रियलिटी, कॉन्सेप्चुअलिटी समझ में आ जाना है। तो वर्ड व्यू बेसिकली कहते हैं कौन कितने बड़े लेवल के व्यू से वर्ड को देख रहा है, या अपने, और सिंप्लीफाई कर दें, अपनी एग्जिस्टेंस को देख रहा है, ठीक है। तो थॉट जो है बेसिकली वो क्या करती है? शेप करती है एग्जिस्टेंस को, एग्जिस्टेंस शेप करता है वर्ड व्यू को, या यूं कह लें थॉट वर्ड व्यू को शेप करती है। हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या है वर्ड व्यू में, वो भी कवर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है हमारे पास? कोई भी मसला है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना फहम, कितना इदराक, कितनी क्लैरिटी, कितनी विदाउट डाउट अंडरस्टैंडिंग आ गई है किसी भी शख्स को, किसी भी एग्जिस्टेंस को, किसी भी थॉट के अंदर, थॉट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है।
जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो किस तरह से आती है? वो क्रिटिकल थिंकिंग से आती है, सबसे पहली चीज। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग। और दूसरा जो हमने नॉलेज का दूसरा फैक्टर पढ़ा था, क्या था? डिस्कशन। डिस्कशन और क्रिटिकल थिंकिंग। नॉलेज के 3 फैक्टर हम लोग अपनी पुरानी मीटिंग में कवर करके आ चुके हुए हैं। जो लोग नए आए हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। दूसरा हमारे पास डिस्कशन, और तीसरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन और क्रिटिसिज्म है, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी में एग्जिस्ट आउट करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के आंसर करती है। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से इंसान जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है, अपनी मोरालिटी के राइट और रॉन्ग को क्वेश्चन करता है, और इस सब की बेसिस पर एक डिसीजन लेता है। वो डिसीजन जो है वो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग का उसको फिर मोटिवेट करती है और उसको अलाइन कर देती है ऑन सम पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स को बिगर आई से, मदर नेचर की नजर से या फितरत की नजर से क्या कहा जाता है? एथिक्स। ठीक है, अच्छा जी। मेरी बात खत्म होने से पहले अगर सेशन ब्रेकआउट हो जाता है, सेशन खत्म हो जाता है, तो सेम लिंक बल्कि मैं फिर से लिंक जनरेट कर दूंगा। हाँ, मैं फिर से लिंक जनरेट कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं फिर से लिंक जनरेट कर दूंगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, या मैं ग्रुप खोल दूंगा, वहां पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर एकदम से सेशन खत्म हो जाता है तो वहां पर बाकी की डिटेल्स मैं ग्रुप में बता दूंगा कि मेरे पास असल में एक और काम भी है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अच्छा।